हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से। और जो ये हमारा नया साल का पहला क्लास है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है, आज की जो हमारा सेशन है वो इतिहास का यानी हिस्ट्री का है। शनिवार रविवार को शाम 7 बजे हमारा सेशन लाइव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों के साथ आज का जो सेशन है हमारा, बिना देर किए हुए। और जो प्रश्नों का प्रकार है वो प्राचीन भारत के इतिहास पे है। प्राचीन भारत के इतिहास पे हमने 20 प्रश्नों का सेट लिया है। 15 प्लस आपका टारगेट होगा। 15 प्लस अगर आप सही करते हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ए रघुवंश, बी मालविकनागिग मित्र, सी हर्षचरित और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो फिलहाल मैं बताऊं, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मालविकाग्निमित्र जो है प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय प्राप्त करने के संबंध में है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। गलत कथन छाटिए। और ऑप्शन देखिए। ए लोथल एक बंदरगाह था। ऑप्शन बी रंगनाथ राव ने अनेक स्थानों की खोज की। और ऑप्शन सी यजुर्वेद यज्ञ आदि पर आधारित है। और ऑप्शन डी यजुर्वेद में दासराज युद्ध का वर्णन है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। यजुर्वेद में दासराज युद्ध का वर्णन है। तो ये जो है दासराज युद्ध का जो वर्णन है ये जो है नहीं है, यानी कि यजुर्वेद में दासराज युद्ध का वर्णन नहीं है, किसी और युद्ध का वर्णन है, इसीलिए ये गलत है। तो गलत कथन क्या है? ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर महिला थी? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 9वीं और ऑप्शन डी 4थी। जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर महिला थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है 19वीं जो तीर्थंकर थी वो महिला थी। 19वीं तीर्थंकर महिला थी और उनका पूरा नाम था मल्लिनाथ जैन। मल्लिनाथ जैन लिख देता हूँ, मल्लिनाथ जैन। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 19वीं तीर्थंकर जो थी महिला थी और उनका नाम था मल्लिनाथ जैन। जो लोग देवरिया शहर से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, खुखुंदू में एक नगरी है, वहाँ पे भी पुष्पदंत भगवान की जो है वो भी जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। किस चीन शासक ने चीनी का दीवार का निर्माण कराया? चीन का दीवार का निर्माण कराया एक्चुअली। ऑप्शन ए पान चाओ, ऑप्शन बी पू ई, ऑप्शन सी वांग शू सी और ऑप्शन डी किंग सू हुआंग। तो चीन की दीवार किसने की, किसने निर्माण कराया? तो ये बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने वीआईपी लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, वीआईक्यू। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। किम शी हुआंग, इसी चीनी शासक ने चीन की दीवार का निर्माण कराया था, किंग शी हुआंग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ मौसम के अनुसार कृषि की जानकारी देता है? निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ मौसम के अनुसार कृषि की जानकारी देता है? और ऑप्शन ए गोपथ, ऑप्शन बी शतपथ, ऑप्शन सी
कौशितिकी, ऑप्शन डी पंचविश। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कृषि मौसम के अनुसार कृषि की जानकारी देता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग जो है प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन सिंह ने लिखी थी। इलाहाबाद स्तंभ का जो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी जो है कवि हरिसेन ने लिखी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। उत्कृष्ट जल सेना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश जाना जाता है? मतलब सबसे बढ़िया जल सेना किस वंशज के पास था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी चालुक्य। तो सही आंसर होगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी चोल राजा के पास जो है जल सेना का बहुत बढ़िया जल सेना उनके पास हुआ करती थी। चोल राजा अच्छी जल सेना रखते थे। उन्होंने श्रीलंका, जावा और सुमात्रा जैसी जगहों पर विजय प्राप्त की थी सिर्फ जल सेना की वजह से। तो जल सेना रखने वाले जो चोल राजा थे, जो वंश थे, वो चोल राजा थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर सेशन पसंद आता तो किसी एक भौजी भाई से शेयर जरूर करिएगा। 1+ का टारगेट है, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्प लेखन कहा जाता है, बताइए क्यों? ऑप्शन ए ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऑप्शन बी ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ऑप्शन सी ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ऑप्शन डी ये ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सर्प लेखन कहा जाता था। सर्प लेखन का मतलब ये पहले दाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनवाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनवाते थे? और ऑप्शन देखिए, ए पत्थर, बी ईंट, सी लकड़ी और डी बांस। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंटों से बने हुए घर में रहते थे। अब ये मत सोचिएगा उस टाइम में ईंटों होती, बिल्कुल हुआ करती थी, ईंटों से बने हुए घर में रहते थे। डिज़ाइन कुछ अलग होता था, ईंटों का डिज़ाइन अलग हो सकता है, लेकिन वो ईंटों से बने ही घर में रहते थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? ये अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, शक संवत और ईस्वी में कितना अंतर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। शक संवत हमारी ईस्वी से कितना पीछे है? और ऑप्शन ए 57 साल, ऑप्शन बी 200 साल, और ऑप्शन सी 78 साल, और ऑप्शन डी 22 साल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 78 साल। शक संवत जो है ईस्वी से 78 साल पीछे रहता है। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। कनिष्क ने इसकी खोज की थी, शुरुआत किया था। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11,
निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसने पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया है? और ऑप्शन ए छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी बृहद्रण्यक उपनिषद। तो सही आंसर होएगा आपका छांदोग्योपनिषद। सही आंसर है ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद। निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किस में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान है? तो वो जो है वो ग्रंथ है छांदोग्योपनिषद। चलिए प्रश्न नंबर 12 चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बौद्ध ध्यान का सुलभ सूत्र निम्न में से किसका लगभग सही मान देता है? बौद्ध ध्यान का सुलभ सूत्र निम्न में से किसका लगभग सही मान देता है? ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी √3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी √2। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए फटाफट से। एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया है, वह शिलालेख कौन सा है? और ऑप्शन ए भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन डी सी रुमिंडी स्तंभ शिलालेख और ऑप्शन डी बराबर गुफा शिलालेख। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, रुमंडी स्तंभ शिलालेख। जो है कर के बारे में बताया गया है, टैक्स के बारे में बताया गया है। इस शिलालेख पे अशोक ने टैक्स के बारे में जानकारी दी थी, कर के बारे में जानकारी दी थी। उसका नाम है रुमंडी स्तंभ शिलालेख। चलिए प्रश्न नंबर 14 मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? देखिए मथुरा में जो है कला स्कूल है, उसमें मूर्तियां बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, वो प्रश्न है। और ऑप्शन देखिए क्या है, ए संगमरमर, बी स्टेट स्टोन, सी ग्रेनाइट और डी लाल बालू का पत्थर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, लाल बालू का पत्थर। लाल बालू का पत्थर मथुरा के कला स्कूल की स्थापना पहली सदी में हुई थी। और किससे हुई थी? तो वो जो है लाल बालू के पत्थर से हुई थी पहली सदी में। चलिए प्रश्न नंबर 15 बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसने माना गया है? बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? ऑप्शन ए अशोक की मूर्ति, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन डी सी महाविभास और ऑप्शन डी जातक कथाएं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बौद्ध मत के विस्तार के बारे में पहला प्रमाण जो है अशोक के शिलालेखों को माना गया है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी यवन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कुषाण। गांधार का कला स्कूल कुषाण वंश से संबंधित था। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी सातवाहन और ऑप्शन डी सी होयसल, ऑप्शन डी कदम्ब। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन ए
सही आंसर है ऑप्शन ए वाकाटक। विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? उस वंश का नाम है वाकाटक। चले प्रश्न नंबर 18 देखिए। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? ऑप्शन ए कासारपड़, कारसापड़, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी दिनार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुप्तकालीन राजा द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? ऑप्शन ए कारसापड़, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी रूपक। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 19वां, निम्न में से कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ और जो 13वें दलाई लामा का एक अच्छा साथी था? निम्न में से कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ और जो 13वें दलाई लामा का एक अच्छा साथी था? ऑप्शन ए दसी डोरजो इटिगिल्वो, ऑप्शन बी अगवान डजोरियो, ऑप्शन सी एंटियो बटोगो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अगवान डजोरियो। अगवान डजोरियो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति की स्थिरता दी? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी वकाटक, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन बिल्कुल करेक्ट है। मौर्य वंश के अंत के बाद जो है सातवाहन वाले वंश जो थे भारत में स्थिरता दिए थे। कारण मौर्य वंश के अंत के बाद शुंग वंश शुरू हुआ। ठीक है, ये शुंग वंश शुरू हुआ, किंतु वह पुष्यमित्र, शुंग और अग्निमित्र के बाद कमजोर हो गया। फिर कौरव राजा भी अयोग्य था। उसके बाद सातवाहन राजाओं ने भारत में स्थिरता दी। सातवाहन राजा आए, भारत में उन्होंने स्थिरता दी। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में अगले दिन, अगले सैटरडे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।